नमस्कार दोस्तों, brother, first of all, as usual, I would like to say you thanks that you are subscribing my channel as well as giving the very positive response to my videos. I know very well about all this that brother, some people are watching my videos but they are not completely watching my videos. They are not giving the proper time to my videos. Because अगर आप वीडियो को वॉच करते हो तो you should give at least complete time to my video. क्योंकि until and unless you are not watching complete video, you will not get the proper information. आज का जो हमारा टॉपिक है ब्रदर, वो एक यूजुअल टॉपिक है जो कि हर इंसान के साथ में कभी ना कभी उससे वास्ता पड़ता ही पड़ता है. आई एम मच इंटरेस्टेड to clear you all the real facts whenever you are going to avail the home loans. आप जब भी होम लोन लेने के लिए जाते हैं आपको बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं जो कि आपको बताए नहीं जाते, ना आपको उसकी अवेयरनेस होती है. पर आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चार्जेस, हिडन चार्जेस, और कुछ जो आपको बताए जाते हैं जो कि विजिबिलिटी है जिन चार्जेस की, उन चार्जेस के बारे में वन बाय वन मैं आपको क्लियर करूं ताकि आप जब भी होम लोन लेने के लिए जाएं तो आपकी टिप्स के ऊपर या आपकी डायरी के ऊपर ये चीज़ें नोट डाउन होनी चाहिए या आपके माइंड के अंदर ये चीज़ें नोट डाउन होनी चाहिए कि आपको क्या क्या चार्जेस कब कब एप्लीकेबल हो सकते हैं. आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट द होम लोन. आप जब होम लोन लेने के लिए जाते हैं बता, सबसे पहले मैं आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन है मैं उसके बारे में ये वीडियो नहीं है. ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ चार्जेस के बारे में है, जिनके बारे में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो सब लोगों को ऑलमोस्ट पता ही होता है. होम लोन में प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं, उसके लिए आपको होम लोन की रिक्वायरमेंट है. होम लोन को लेने के लिए आप डिफरेंट NBFCs और बैंक्स को अप्रोच करते हो. वो सारा प्रोसेस आपको ज़्यादातर पता होता है. आपको जो चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ वो इन्फॉर्मेशंस को पास ऑन करना है जिनके बारे में ना तो आपको बताया जाता है और ना आपको खुद को अवेयरनेस होती है. वो चार्जेस की बात आज हम लोग करने जा रहे हैं. प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट टू प्लीज़ वॉच दिस कंप्लीट वीडियो. आप ये आधे घंटे की वीडियो को प्रॉपर वक्त दीजिए. आपको एक एक चार्जेस के बारे में मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा. आपको कल को ये नहीं होगा कि यार ये बताया नहीं गया था, यहाँ पे मेरे साथ चीटिंग होगी, यहाँ पे मेरे साथ धोखा हो गया. ब्रदर, जब आप होम लोन लेने के लिए जाते हैं आपको एक इंटरेस्ट रेट तो बैंक बताता है, भाई मैं 9% चार्ज कर रहा हूँ, मैं 8% चार्ज कर रहा हूँ, या मैं 8.5% चार्ज कर रहा हूँ. यूजुअली इसके अराउंड अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है. और जो टन्योर है वो 20 से 30 साल के बीच में डिफरेंट बैंक्स का चलता है. NBFCs 20 साल तक करती हैं, कुछ गवर्नमेंट बैंक्स 30 साल तक भी करते हैं, कुछ 25 साल का किसी का टन्योर है जो रीपेमेंट पीरियड आई एम टॉकिंग अबाउट. तो ये चीज़ें तो आपको ज़्यादातर पता होंगी. अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर जो कि चार्जेस क्या होते हैं, जो आपको एप्लीकेबल चार्जेस आपको चार्ज किए जाते हैं जिनकी आपको अवेयरनेस नहीं होती है. मतलब पहली बात तो आपको मैं कुछ चार्जेस वो बताऊंगा जो आपको बताए जाते हैं लेकिन आपको फिर भी आपके दिमाग में नहीं रहते हैं. बैंक होम लोन को लेने के लिए जब आप अप्रोच करते हैं तो उस टाइम में बैंक उस लोन को जब आपको डिसबर्स करता है, यानी कि जब वो लोन आपका पास हो जाता है, उस वक्त बैंक आपको जो डिसबर्समेंट जाती है उसके अंदर बैंक के प्रोसेसिंग फ़ीस इंक्लूड होती है, जो कि हर NBFC और बैंक की प्रोसेसिंग फ़ीस 0.5 यानी कि आधा % से लेके 2% प्रोसेसिंग फ़ीस रहती है ऑफ द लोन अमाउंट. नंबर 1 पॉइंट. आप इसके ऊपर बड़े आसानी से हर बैंक के साथ में, हर NBFC के साथ में आप नेगोशिएट कर सकते हैं. ये जो चार्जेस हैं ये बैंक के जो एक्सटर्नल एक्सपेंसेस हैं, कोई सेल्स एंड मार्केटिंग वाली टीम हो गई या इस तरीके के जो भी लोग आपको लोन आपकी फ़ाइल कंप्लीट करने के लिए अप्रोच करते हैं, उनके एक्सपेंसेस को मतलब निकालने के लिए बैंक ने कि ये प्रोसेसिंग फ़ीस लगाई होती है, बैंक हो या NBFC हो. ठीक है. दूसरा बर्डन होता है जब आप फाइल को बैंक में सबमिट करते हो. प्रोसेसिंग डिसबर्समेंट से पहले जो काम होता है, अब उसके अंदर की बात करते हैं.
उस वक्त आपको सबसे पहले आपसे चेक लिया जाता है डॉक्यूमेंट्स के साथ में, जिसको कि लॉगिन चार्जेस का चेक कहा जाता है कि सर लॉगिन चार्जेस का इतने का चेक लगेगा। वो डिफरेंट एनबीएफसी के डिफरेंट बैंक्स के अलग अलग चार्जेस होते हैं। मैं आपको ऑन एंड एवरेज चार्जेस के बारे में बता रहा हूँ। ये अमूमन 2500 से लेके 2500 से लेके ये आपको 8000 तक चार्जेस लगाए जाते हैं। ये अलग अलग एनबीएफसी और गवर्नमेंट बेस्ड सेक्टर बैंक्स हो गए या प्राइवेट बैंक्स हो गए, उनका ये अपना अपना हर का अपना अपने चार्जेस है। पहला प्रोसेसिंग फीस भी मैंने आपको बताई, लॉगिन चार्जेस आपको बता दिया। लॉगिन चार्जेस लिए क्यों जाते हैं? जब आप कोई भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बैंक में सबमिट करते हैं कि ये प्रॉपर्टी सच एंड सच प्रॉपर्टीज आई एम गोइंग टू परचेज, तो बैंक उस प्रॉपर्टी को अपने एंड के ऊपर उसका टाइटल सर्च रिपोर्ट, उसकी लीगल ओपिनियन और उसकी वैल्यूएशन, ये 3 चीज़ों के लिए ये चार्जेस लिए जाते हैं, जो कि 3000 से 8000 के 2500 से 8000 के बीच में हो सकते हैं। अगर वो रिपोर्ट ओके आती है तो आपका लोन आगे प्रोसीड होता है, अदरवाइज बैंक आपको स्ट्रेट में बोल देता है कि सर ये प्रॉपर्टी की लीगल क्लियर नहीं है या इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन इतनी नहीं आएगी, ताकि आप कोई दूसरी ऑप्शन प्रॉपर्टीज़ के कंसर्न कोई दूसरी ऑप्शन को अंडर कंसिडरेशन ले सके। ठीक है, ये लॉगिन चार्जेस का चेक आपसे लिया जाता है। अब आगे चार्जेस के ऊपर आते हैं ब्रदर। उसके बाद में जब बैंक आपसे आपका लॉगिन केस लॉगिन हो गया, आपका बैंक ने प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लिया, प्रॉपर्टी क्लियर है, आपको बता दिया कि आपका लोन सैंक्शन हो गया है, आपको पता चल गया कि मेरा लोन अगर मैं 50 लाख की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो बैंक इतने का लोन मेरा सैंक्शन कर रहा है। मैं वो भी चीज़ आपको बताऊँगा कि ऑन एंड एवरेज किस टिकट साइज की प्रॉपर्टी यानी कि किस वैल्यू की प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक कितने % फंडिंग करता है। पहले चार्जेस की बात को कंप्लीट करते हैं, इसको हम एंड के ऊपर डिस्कस करेंगे। चार्जेस के बाद में मेमोरेंडम चार्जेस होते हैं, जो कि आपका जब लोन सैंक्शन होता है उसके बाद में आपसे एक एग्रीमेंट किट साइन करवाई जाती है। जब आप एग्रीमेंट किट साइन करते हैं तो लड़का आपके साथ में मेमोरेंडम चार्जेस लेता है, जिसमें वो स्टैम्प परचेज करता है, जो कि उसके साथ में अटैच होते हैं एग्रीमेंट के साथ में। वो ज़्यादातर चार्जेस आप ये समझ लीजिए वो 1500 से लेके 3000 4000 इसके आसपास चार्जेस रहते हैं, किसी के 5000 भी हो सकते हैं। वो चार्जेस आपको लगेंगे ही लगेंगे। ये तीसरे चार्जेस थे। ये आपका लोन सैंक्शन हो गया, प्रोसेस हुआ, सैंक्शन हुआ, एग्रीमेंट किट साइन हुई, एग्रीमेंट किट साइन करने के वक्त आपसे ये चार्जेस लिए जाते हैं। ठीक है, मगर उसके बाद में आते हैं कि बैंक आपसे जब आपको बैंक फंडिंग करेगा तो बैंक अपना रिस्क कवर करेगा कि ये प्रॉपर्टी है, बाई चांस फ्लड आता है, फायर, अर्थक्वेक, या जो एप्लीकेंट है उसके साथ में कोई 19-20 हो जाए मेडिकल ग्राउंड के ऊपर, तो बैंक उसको इंश्योर करता है। तो जो कि इंश्योरेंस चार्जेस आपको एप्लीकेबल होते हैं, वो इंश्योरेंस चार्जेस भी आपकी डिसबर्समेंट अमाउंट से डिडक्ट किए जाएंगे। प्रोसेसिंग फीस और इंश्योरेंस चार्जेस दैट विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ वट एवर द डिसबर्समेंट अमाउंट इज देयर। ये जो चार्जेस है, इंश्योरेंस चार्जेस है, ये अलग अलग एनबीएफसी के अलग अलग बैंक्स के ये 1.5 से लेके आप समझ लीजिए 3% के बीच में रह सकते हैं। इस चार्जेस के ऊपर आप बैंक से नेगोशिएट कर सकते हैं या आप कोई अपनी ऑप्शंस उनको सुजेस्ट कर सकते हैं। ये चार्जेस आपको लगेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं बदर, अगर आप पता चला कि मैंने यार ये लोन 10 साल के लिए फॉर एग्जांपल लिया है, होम लोन, मैं सोचता हूँ यार कि मेरे पास में जो पैसा है, अभी कुछ पैसा आ गया मेरे पास में, तो मैं बैंक में इस पैसे को डिपॉजिट कर देता हूँ, यानी कि मैं कुछ अमाउंट प्री पे करता हूँ। प्री पेमेंट 10 लाख का आपने 50 लाख का या 40 लाख रुपए का लोन लिया, आपके पास में कहीं से 10 लाख रुपए आता है, आप कहते हो यार मैं 10 लाख बैंक में डिपॉजिट कर देता हूँ, तो वो प्री पेमेंट चार्जेस बैंक के
तरफ से आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। प्री पेमेंट चार्जेस 1% से लेके 2-2.5% तक, 3% तक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं ब्रदर, जो आगे नेक्स्ट आपको जो चार्जेस एप्लीकेबल होंगे वो होंगे कि आप जैसे कोई बीटी या टॉपअप, आपको लगता है कि यार मैंने इस बैंक से पैसा लिया है, ये बैंक ने मेरे को या ये एनबीएफसी ने मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% है, आपकी 12 इंस्टॉलमेंट वहाँ पे चली गई, तो उसके बाद में आप क्या कहते हो कि यार मेरे पास में मेरे को एसबीआई अब ऑफ़र कर रहा है, क्योंकि आपका ट्रैक बन चुका होता है, आपकी इंस्टॉलमेंट प्रॉपर टाइम के ऊपर जा चुकी होती है, आपको ये लगता है कि भाई मैं अगर यहाँ पे अपना लोन स्विच करके अपना बैलेंस ट्रांसफ़र किसी दूसरी एनबीएफसी में करवाता हूँ, तो या किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में करवाता हूँ या किसी गवर्नमेंट बैंक में करवाता हूँ, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे मुझे 9.5% लगा है वहाँ पे 8.25 8.5% लगता है, तो ये एक बहुत अच्छा फ़र्क माना जाता है। तो आप अपने एनबीएफसी को या बैंक को स्विच करते हैं, अपने लोन को किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो बीटी बैलेंस ट्रांसफ़र, जो आपका लोन का बैलेंस उस डेट को बचा हुआ है वो उठा के दूसरे बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब आपका जो लेंडर होगा वो एक्स एनबीएफसी से वाई बैंक हो गया, दूसरा बैंक हो गया, अब आप इंस्टॉलमेंट उसको पे करोगे। लेकिन आपको एक बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपको कुछ एडिशनल चार्जेस, प्री पेमेंट चार्जेस या कुछ फोरक्लोजर चार्जेस आपको लगते हैं, तो वो चार्जेस कुछ भी मायने नहीं रखते, क्योंकि आपका 10 से 15 साल का होम लोन होता है, तो आपको पर साल अगर 1% का भी आपको यानी कि आपको डिस्काउंट मिलता है, 1% भी आपका वेरी करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप ये समझ लीजिए कि 10 साल का या 12 साल का कितना पड़ेगा, तो वो आपको चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं उस केस में। ठीक है ब्रदर, सॉरी। तो अब आते हैं ब्रदर कि कुछ हमें चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं जिसको कि कहा जाता है कन्वर्जन चार्जेस। कन्वर्जन चार्जेस में ब्रदर ये होता है कि आपको सपोज करो कि कोई भी जो रेट है आपको बैंक में, आपने सपोज करो 2017 में कोई लोन लिया था, तो 2017 में आपको जो रेट लगा था सेम बैंक में, फॉर एग्जांपल यू गॉट द होम लोन फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक चार्ज एट दैट टाइम सपोज 8.5%। अभी जो स्टेटमेंट आज की डेट में जो स्टेट बैंक किसी को चार्ज कर रहा है वो 7.25% चार्ज कर रहा है फॉर एग्जांपल। तो आप कहते हो बैंक को कि भाई मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मेरा जो लोन है वो कन्वर्ट किया जाए न्यू रेट्स के ऊपर, देन बैंक विल एडिशनली चार्ज यू सम अमाउंट। वो एक लमसम अमाउंट हो सकती है, पॉइंट्स में हो सकती है, वो आपको चार्जेस एप्लीकेबल होंगे, लेकिन आपको एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक अच्छा डिफरेंस मिल जाएगा। क्योंकि बैंक की कई स्कीम्स आती रहती हैं, हर बैंक की स्कीम्स आती रहती है, बैंक की, एनबीएफसी की, कभी 31 मार्च को स्कीम आ जाती है कि भाई आप अगर इस टाइम में आप मेरे बैंक के अंदर आप लोन लेते हो, हमसे लोन लेते हो, तो हम आपको ये चार्ज करेंगे न्यू एप्लीकेंट के लिए। तो अगर आप भी उसमें स्विच करना चाहते हैं तो एक एडिशनल चार्जेस को पे करके आप उसको अपने लोन को सेम बैंक के अंदर कन्वर्जन चार्जेस को पे करके आप अपने लोन को कन्वर्ट कर सकते हैं न्यू रेट्स के ऊपर। अब ब्रदर मैं आपको बताता हूं कि कुछ चार्जेस ऐसे चार्जेस हैं जो आपको बताए नहीं जाते हैं, लेकिन आपको आने बहाने आपके ऊपर थोप दिए जाते हैं, जिसमें कि आपको प्रॉपर निगलिजेंस होती है, आपको पता नहीं होता। अब ब्रदर आपने लोन लिया, आप कहते हैं यार मेरी तो जो इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट मेरी 2 तारीख को फॉर एग्जांपल लगती है। आपका जो 2 तारीख को सपोज करो आपने चार्जेस क्योंकि 20 साल का या 15 साल का टन्योर एक बहुत बड़ा टन्योर होता है, उसमें कई बार क्या होता है कि आप कि पोजीशन टाइट हो गई, कहीं से पेमेंट आनी थी नहीं आई, कोई सैलरीड हो आप, कहीं से सैलरी नहीं मिली आपको, तो उस टाइम में आपकी पेमेंट डिले होती है। तो हर बैंक 2% पर मंथ के हिसाब से ज़्यादातर आपको लेट पेमेंट चार्जेस लगेंगे
अलग से, और आपको 2% पर मंथ का ब्याज लगेगा, एडिशनल ब्याज एज ए पेनल्टी आपको। उसके बाद आपको लेट पेमेंट चार्जेस, ये तो हो गया आपने एक इंस्टॉलमेंट को 2 तारीख की बजाय आपने 20 तारीख को दिया, आपको लेट पेमेंट के ऊपर चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस अलग से लगेंगे, और उतने टाइम का, जितने टाइम तक आपने उस इंस्टॉलमेंट को नहीं पे किया उसका आपको 2% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट अलग से पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हो गई बात, ये चार्जेस आपको नहीं पता होते हैं। उसके बाद में आते हैं ब्रदर, आप कहते हो यार कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स, जिसको कि कहा जाता है कि LOD, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप जब बैंक में लोन अवेल करते हो तब आप बहुत सारे पेपर्स बैंक में सबमिट करते हो। तो जब आप अपने लोन को किसी दूसरे बैंक में बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए भेजते हो कि मैं इस बैंक को स्विच करके दूसरे बैंक में जाऊंगा, तो आपको वो सेकंड बैंक आपको डिमांड करता है कि भाई आप मेरे को LOD दीजिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट ने आपने प्रीवियस बैंक को सबमिट किए थे वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप मुझे प्रोवाइड करवाइए, जो कि आपको प्रीवियस बैंक देगा। वो LOD यानी कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने के लिए, उसकी लिस्ट देने के लिए बैंक आपसे चार्जेस लेता है, जो कि 250 से 500 रुपये के करीब में हो सकते हैं। ठीक है बदर, आगे मैंने कुछ चीज़ें इस बार नोट डाउन की हैं क्योंकि चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, तो मैं आपको 1 बाय 1 क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चार्जेस, कोई एक भी चार्जेस रहना नहीं चाहिए, क्योंकि वीडियो बार बार चार्जेस के ऊपर हम नहीं बना सकते हैं बदर। उसके बाद में आपको मैंने चेक बाउंसिंग चार्जेस, आई क्लियर यू द चेक बाउंसिंग चार्जेस। उसके बाद में लेट पेमेंट चार्जेस मैंने बता दिया आपको होगी बदर। आप अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अगर टेन्योर को चेंज करते हो, सपोज करो आप कहते हो कि सर मेरा जो टेन्योर है बैंक में, सपोज करो कहते हैं आपका टेन्योर था 20 साल का, यानी कि 20 ईयर्स का, आपने होम लोन लिया 20 साल में, आप उस टाइम में सपोज करो सैलरीड हो, तो आपकी सैलरी उस टाइम में जब आपने लोन अवेल किया था आपकी सैलरी 50,000 थी। अब आपकी प्रमोशन हो गई, आपकी सैलरी 80,000 या कुछ टाइम के बाद में ₹1,00,000 हो गई, या आपकी कुछ एडिशनल इनकम स्टार्ट हो गई। आप कहते हो यार मैं इस टेन्योर को ना छोटा करके इस लोन को जल्दी क्लियर करूंगा। आप अपने एग्जिस्टिंग टेन्योर से स्विच करके आपका जो आगे डिमांडेड टेन्योर है आप उसके अंदर एंटर होते हो, तो बैंक आपसे चार्जेस लेता है, उसके ऊपर भी एक लमसम अमाउंट आपको चार्ज की जाती है कि आपने 20 साल के टेन्योर के बदले में 10 साल का टेन्योर आपने चूज़ किया, फिर बैंक आपसे चार्जेस लेगा। वो अलग अलग बैंक के, अलग अलग NBFC के अलग अलग चार्जेस होते हैं, ये चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं उस टाइम, राइट। उसके बाद में ब्रदर, आप अपनी लोन अकाउंट स्टेटमेंट, कभी भी आपको कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है, कोई आप लोन लेने के लिए कोई और लोन लेने के लिए किसी दूसरे बैंक को अप्रोच करते हो, तो आपको फिर एक स्टेटमेंट मांगी जाएगी, लोन अकाउंट स्टेटमेंट। लोन अकाउंट स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है ब्रदर जिसमें कि आपका 20 साल का टेन्योर लिखा होता है कि भाई 20 साल तक आपने किस डेट को कौन सी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, कितनी अमाउंट की इंस्टॉलमेंट, और उसकी पूरा डेट्स लिखी होती है। 20 साल का टेन्योर होता है वो बैंक क्यों लेते हैं, मैं आपको उसका एक टेक्निकल रीज़न बताता हूं ब्रदर, क्यों लिया जाता है। अब पहले तो इसके चार्जेस भी आपको, लोन अकाउंट स्टेटमेंट के चार्जेस आपको 250 से लेके 500 के बीच में हो सकते हैं। ये भी चार्जेस ये वेरी करते हैं NBFC टू बैंक्स अलग अलग। अब ये लिया क्यों जाता है बदर, ये जब मैंने सपोज करो एक लोन लिया, होम लोन 50 लाख रुपए का, और मेरी 40,000 रुपया महीने की 20 साल की किस्तें बन गई हैं। फॉर एग्जाम्पल हर महीने की 3 तारीख को मैं किस्त पे करता हूँ। अब जिस बैंक को मैं नया लोन लेने के लिए मैं बैंक को अप्रोच करूंगा, कोई और लोन, या मैं कोई और प्रॉपर्टी के ऊपर ले रहा हूं, या मैं कोई और लोन ले रहा हूं, तो बैंक मेरी बैंक स्टेटमेंट लेता है। मेरे को सेम डॉक्यूमेंट्स अपने नए लोन के लिए भी मुझे देने पड़ेंगे, तो वहां पे मेरी 1 साल की बैंक स्टेटमेंट की डिमांड की जाती है। 1 साल की बैंक स्टेटमेंट बैंक इसलिए लेता है कि उसमें वो जो हमारा
एग्जिस्टिंग लोन, मेरा होम लोन जो चल रहा है, सपोज करो एसबीआई से चल रहा है, एसबीआई की हर महीने की 2 तारीख को मेरे को किस्त पे करनी है एज पर देयर स्टेटमेंट, और वो मैं आगे पीछे करता हूँ या मैं टाइम के ऊपर देता हूँ, इस चीज़ को भी लोन अकाउंट स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है बैंक स्टेटमेंट के साथ टैली करने के लिए। भैया मेरी बैंक स्टेटमेंट में मेरा ईसीएस बाउंस हुआ, किस्तें मैं दे रहा हूँ 2 तारीख की बजाय कभी 10 तारीख को दे दी, कभी 15 तारीख को दे दी। तो जो नया लोन लेने के लिए मैं जिस एनबीएफसी में जाऊँगा, वो बैंकर ये चेक करेगा कि भाई क्या ये पार्टी अपनी लोन की इंस्टॉलमेंट को, जो एग्जिस्टिंग लोन की इंस्टॉलमेंट है, क्या उसको पूरे 2 तारीख को ही ये पे कर रहा है या आगे पीछे होके ये दे रहा है। इससे आपकी क्रेडिटेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट भी पड़ता है, और अगर आप टाइम के ऊपर दे रहे हो तो मतलब पॉजिटिव भी आपको इफेक्ट पड़ता है। तो दूसरा बैंक ये जरूर सोचेगा कि भाई ये अगर प्रॉपर टाइम के ऊपर दे रहा है तो आपके लोन को इमीडिएट सैंक्शन होगा आपका लोन, बिकॉज दे विल कम टू नो दैट यू आर हैविंग वेरी पॉजिटिव ट्रैक रिकॉर्ड। तो बैंक आपको इसलिए लोन अकाउंट स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है, उसके भी हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ठीक है बदर, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में बदर एक लास्ट में जब आपका लोन क्लोज होता है, जब आपका लोन क्लोज हो गया बैंक में, आपने सारी पेमेंट कर दी या 20 साल का टर्न्योर कंप्लीट किया या आपने प्री पेमेंट करके आपने बैंक को पैसा देके अपना लोन क्लोज किया, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स के रिट्रीवल चार्जेस आपको एप्लीकेबल होते हैं। जो चार्जेस को मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफिंग कर देता हूँ इसकी। ये वो चार्जेस हैं जो बैंक की, जो सेंट्रल डिपॉजिटरी ऑफिस है बैंक का, जहाँ पे आपके ओरिजिनल डॉक्स, जो आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्स वहाँ पे डिपॉजिट किए गए हैं, वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स को रिलीज़ करवाना और उसको क्लाइंट के, बोरोवर के करंट एड्रेस के ऊपर कोरियर करना या रजिस्टर्ड अपना रजिस्ट्री के से भेजना पोस्टल डिपार्टमेंट की, उसके लिए वो चार्जेस लिए जाते हैं। वो भी आपके ऊपर ही एप्लीकेबल होंगे, बेशक आपने बैंक का पूरा पैसा दिया है। जब आप बैंक से अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकलवाओगे तो उस वक्त भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि डॉक्यूमेंट्स रिट्रीवल चार्जेस होते हैं कि आपने जो पेपर डिपॉजिट किए उस पेपर्स को आपने लोन का पैसा दे दिया, बैंक ने अपने जहाँ पे कस्टडी में अपने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे वहाँ से पेपर निकाल के आपके नाम के ऊपर कोरियर किया या रजिस्ट्री की, वो आपके पास में पहुँचवाए, उसके चार्जेस भी बैंक लेता है। तो ये सारे चार्जेस हैं ब्रदर जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं होम लोन को लेकर, और ऑलमोस्ट यही चार्जेस आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि जिसको मॉर्गेज लोन कहा जाता है, उसके ऊपर भी ऑलमोस्ट सेम चार्जेस ही एप्लीकेबल होते हैं। तो नाउ माई मीन टू से दैट इफ यू आर गोइंग टू अप्रोच टू बैंक टू अवेल द होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो आप इन चार्जेस के बारे में अवेयरनेस आप रखिए, और बैंक से लोन लेने के वक्त ये सारे चार्जेस को एक बार डिस्कस कीजिए कि भाई मुझे किस वक्त में क्या क्या चार्जेस लगेंगे। मेरी लेट पेमेंट होती है तो क्या चार्जेस है, मैं एलओडी निकलवाता हूं तो क्या चार्जेस है, मैं अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाता हूं तो क्या चार्जेस है, मैं केस को फोरक्लोज करता हूं तो क्या चार्जेस है, मैं अपने केस को स्विच करता हूं, मैं बीटी टॉपअप करवाता हूं तो मेरे को क्या चार्जेस होंगे, मैं अपनी प्री पेमेंट पार्ट पेमेंट करता हूं तो मेरे को क्या चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। क्योंकि ज़्यादातर जहां पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे चार्जेस एप्लीकेबल होंगे, और जहाँ पे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे इसकी वेवर मिल सकती है कुछ बैंक्स में। तो ब्रदर ये आज मेरा मकसद था कि आपको इन चार्जेस के बारे में क्लियर करूं। इसके लिए मतलब कुछ वक्त मेरे को मतलब आई वॉज नॉट मीन्स यू कैन से दैट आई वॉज नॉट फ्री बट आई गॉट सम टाइम। तो मैंने सोचा कि यार मैं बाद में डिनर वगैरह, अभी ये रात का टाइम है तो मैं डिनर वगैरह बाद में करूँगा, कि पहले आपको मैं एक वीडियो बना के आपको चार्जेस के बारे में सारी अवेयरनेस दूँ। बदर जब भी हम एक वीडियो बनाते हैं तो एक डिवोशन के साथ बनाता हूँ मैं, कि भाई मैं अपनी तरफ से 100% दूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ,
मेरे में लाखों गलतियां हो सकती हैं। आप मुझे सपोर्ट करोगे, आप वीडियोस को वॉच करोगे, मेरे अंदर कुछ भी कमियां हो आप उस कमियों को बिल्कुल रिस्पेक्टफुली मुझे नोटिस करवाओगे, तो मैं उनमें इंप्रूवमेंट लाऊंगा। इस दुनिया में हर शख्स में कमियां हैं, लेकिन अगर आप मोहब्बत करते हो और अगर आप उसको पॉइंट आउट एक रिगार्ड के साथ में पॉइंट आउट करते हो, तो उसमें क्या होगा, मेरी नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ेगी और मेरे अंदर इंप्रूवमेंट होगी। मैं कितना भी बड़ा कैलिबर रखता हूं, लेकिन जब हम किसी कैमरा के सामने में स्पीच करते हैं, देन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जितनी भी मेमोरी में आपने डाल रखे हो, कभी ना कभी वो स्किप हो जाते हैं। मैं ज़्यादातर स्क्रिप्ट को या पॉइंट्स को लेकर नहीं बैठता हूं, जो मेरे दिल में दिमाग में होता है मैं वही बोलता हूं। लेकिन इस बार मैंने पॉइंट्स थोड़े नोट कर लिए थे कि भाई क्या क्या चार्जेस एप्लीकेबल होंगे, जिनके बारे में मैं आपको डिटेलिंग दूंगा। बदर एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं ज़्यादातर ये रिक्वेस्ट मतलब बहुत फोर्सिबली नहीं करता, लेकिन आपको अगर कुछ मेरी इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ब्रदर, और आप इस वीडियोस को वॉच किया कीजिए, आप इसको स्किप मत कीजिए। मुझे जितना रिवार्ड और जितना प्यार आपसे मिलेगा, मेरा प्रॉमिस है कि मैं उसका 100 टाइम्स आपको वापस करूंगा। आप जिस टॉपिक के ऊपर मेरे को कहोगे, अगर वो मेरे साथ में कनेक्टेड टॉपिक नहीं है, उसके बाद भी मैं प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेके आपके पास में पास ऑन करूंगा। वो बेशक कोई एक इंसान भी मेरे को रिक्वेस्ट करे। आप पूरे कमेंट कीजिए, आप मुझे बताइए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, किस टॉपिक के बारे में आप इंफॉर्मेशंस को लेना चाहते हैं। बिकॉज फाइनेंशियल फील्ड में ऑलरेडी मैनी टाइम्स आई टोल्ड यू दैट कि फाइनेंस में, बैंकिंग में कोई ऑनलाइन गैम्बलिंग हो रही है, कोई किसी तरीके का फ्रॉड है, इस तरीके की कोई डिटेक्शन है हो रही है, उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके साथ में कुछ हुआ है तो मैं उसको आपको क्या प्रोफेशनल सजेशन दे सकता हूं, कि एडवाइस दे सकता हूं कि भाई आप इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब मुझे अगर आपने कॉल करनी हो, मेरे नंबर्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। मेरे फेसबुक पेज के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे नंबर, मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर भी जो हो जाएंगे। आप वहाँ से मेरा नंबर लेके आप मुझे शाम को 7 और 8 बजे के बीच में बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। ब्रदर आप कोशिश कीजिए कि इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर मुझे कॉल कीजिए, इसके आगे पीछे क्योंकि और भी बहुत सारा शेड्यूल रहता है, तो आई विल बी अनएबल टू रिस्पॉन्ड यू। तो होपफुली आज जो मैं ये सोच के वीडियो बनाई थी कि आपको मैं इन्फॉर्मेशंस पास ऑन करूँगा। मेरी हालांकि घर में भी ये बात कही गई थी आप पहले डिनर कीजिए, उसके बाद में आप वीडियो आप देख लीजिएगा, पर मेरा ये मकसद था कि नहीं, मैं पहले डिनर बाद में करूँगा, पहले आपको एक वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो फ्रॉम माई साइड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैनी थैंकफुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इस प्यार के लिए जो आप मुझे दे रहे हो, उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। ब्रदर आज के लिए इतना ही। अब रात का वक्त है तो मैं इसलिए आपको गुड नाइट कहूँगा। गुड नाइट ब्रदर्स, और होपफुली आपको एक नई वीडियो के साथ में दोबारा मिलूँगा। गुड नाइट, नमस्कार।